Hello, future doctors of India. I am Varun Agarwal and this is your channel Mantra of the Biology. हमने अभी तक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद हमने राइबोसोम पढ़ा। राइबोसोम में देखा कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होते हैं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइबोसोम किन किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, मतलब उसके कंपोजिशन क्या होती है, राइबोसोम के अदर नेम्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में एक यूनिट कितने सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, यूकैरियोटिक राइबोसोम कितने सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। फिर उसी तरीके से कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उनमें जो पर्टिकुलर हर एक यूनिट के अंदर कौन सा आरआरएनए प्रेजेंट रहता है, कितने टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, वैसे यूकैरियोटिक के दोनों सब यूनिट्स के अंदर कौन सा आरआरएनए प्रेजेंट रहता है और कौन सी प्रोटीन उनमें प्रेजेंट रहती है, ये हमने डिटेल में पढ़ा। क्लियर? आज के इस लेक्चर से हम एक नए यात्रा की तरफ जाएंगे। इस यात्रा में हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स में। मैंने आपको बताया था पहले भी, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि सेमी मतलब आधा, ऑटोनोमस मतलब खुद पे डिपेंडेंट, मतलब ये आधे फंक्शन के लिए खुद पे डिपेंडेंट होते हैं। हमने जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था ना, उसके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे सारे डिपेंडेंट थे, लेकिन ये आधे खुद पे डिपेंडेंट है। तो आधे खुद पे डिपेंडेंट होने का मतलब ये खुद की कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं। मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स में आते हैं। यहाँ पर खुद पे डिपेंडेंट या आधा डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया को कोई फंक्शन करना है या माइटोकॉन्ड्रिया को किसी तरह का कोई एंजाइम चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को किसी तरीके का कोई डिवाइडेशन चाहिए, तो उसको कंप्लीटली न्यूक्लियस पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, लाइसोसोम के जितने भी एंजाइम्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, गोल्गी बॉडी के टूटने से। क्योंकि क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल अगर सेल को एंजाइम चाहिए तो पहले न्यूक्लियस को इन्फॉर्मेशन जाती है, न्यूक्लियस में डीएनए को इन्फॉर्मेशन जाती है, डीएनए ऑर्डर देता है आरईआर को, फिर आरईआर रॉ मटेरियल बनाता है, फिर गोल्गी बॉडी उस रॉ मटेरियल को एंजाइम में कन्वर्ट करती है और इस तरीके से एंजाइम बनते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अब माइटोकॉन्ड्रिया को एंजाइम चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं लाइक रूबिस्को। अब इनको एंजाइम चाहिए तो इनको कंप्लीटली देखिए खुद पर, मतलब पूरी तरीके से न्यूक्लियस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपना पार्ट खुद बना सकते हैं। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन इनके पास में होती है, आधी पावर इनके पास में होती है। और पावर क्या होती है, जीन्स, वही पावर होती है। तो ये खुद का डीएनए खुद रखते हैं, मतलब कुछ डीएनए का पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया रखता है और क्लोरोप्लास्ट रखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को आगे से समझने से पहले हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल के बारे में जानेंगे कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, पहले वो देखेंगे। ठीक है, देखिए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, जिनके अंदर दो तरीके के सेल ऑर्गेनल आते हैं, जिसको सेमी ऑटोनोमस, सेमी मतलब आधा, ऑटोनोमस मतलब डिपेंडेंसी, मतलब आधा खुद पे डिपेंडेंट होते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं। क्लियर हो गया? दो तरीके के कौन से, एक मिनट, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि उनमें खुद का डीएनए होता है, इसलिए वे कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं। कुछ का मतलब मान के चलो 50% इंफॉर्मेशन खुद की होती है और 50% इंफॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होते हैं। These cell organelles show the resemblance with the prokaryotic cell, मतलब ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनकी जो रिसेम्बलेंस है, मतलब रिसेम्बलेंस मतलब कहने का मतलब है कि मतलब मैच करते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल से मैच करते हैं। मतलब अगर सिंपल से कहें, अगर प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तीनों एक जैसे ही हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट खुद एक प्रोकैरियोटिक सेल है। एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, 70s राइबोसोम होता है। क्लियर? खुद का उसमें डीएनए होता है, न्यूक्लियस तो होता है नहीं, तो खुद का डीएनए होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जैसा कुछ होता है, मेम्ब्रेन होती है, बस सेल वॉल नहीं होती। इसके अलावा 95% फीचर्स मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, इन दोनों के। अब ये क्वेश्चन मन में अराइज करता है कि ऐसा क्या है कि दोनों के फीचर्स इतने मिलते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बनने में प्रोकैरियोटिक सेल्स का बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि देखिए डेवलपमेंट तो प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक में हुआ ना, तो मतलब कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बनने में कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक बड़ा हाथ रहा है। इसलिए इनको कहते हैं सेल विद इन अ सेल, मतलब सेल के अंदर सेल थ्योरी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब सेल के अंदर सेल कहते हैं, या फिर उसको कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, या फिर सेल विद इन अ सेल थ्योरी। मतलब या तो इसको सेल विद इन अ सेल थ्योरी कहते हैं या फिर इसको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। अब दोनों का मतलब क्या है, मतलब सेल के अंदर सेल क्या मतलब है, और एंडोसिम्बायोटिक मतलब अंदर जाकर वो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी कहलाती है एंडोसिम्बायोटिक। तो एक बार मैं इसको समझाता हूं दोनों का मतलब क्या है।
पहली बात देखिए, एक क्वेश्चन एम्स में आया था तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल और सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल में क्या क्या आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी। दोनों के अंदर 70s राइबोसोम होता है, यस 70s राइबोसोम होता है, तो मतलब सब यूनिट भी सेम है 50 और 30s, ठीक है, सब यूनिट भी सेम है। दोनों के अंदर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, दोनों के अंदर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिमिलरिटी मैच करती है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल से रिसेंबल करती है, मतलब जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, वो भी बिल्कुल मैच करती है, और इनकी भी प्रोकैरियोटिक सेल की भी जो मेम्ब्रेन होती है वो इनसे मैच करती है, मतलब दोनों की एक मेम्ब्रेन बिल्कुल कंपोजिशन सेम है। दोनों के अंदर, दोनों के ही अंदर क्या होता है, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू एटीपी बनाए जाते हैं, जो हम पढ़ेंगे सेल रेस्पिरेटरी सिस्टम में। वो एटीपी फॉर्मिंग यूनिट दोनों के अंदर प्रेजेंट रहती है, मतलब ईटीएस, और कहने का मतलब है ईटीएस और आपका क्या कहते हैं, अगर हम बात करें कि ईटीएस और जो आपका एटीपी फॉर्मिंग यूनिट है, ईटीएस और जो एटीपी फॉर्मिंग यूनिट है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों के अंदर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। क्या होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में देखिए, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन होती है, उस पे ईटीएस सिस्टम चलता है और एटीपी बनते हैं, लेकिन सेमी ऑटोनोमस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस पे ईटीएस चलता है और एटीपी बनता है। सेम क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी एटीएस बनता है और एटीपी बनता है। तो मतलब ये कुछ 4 सिमिलरिटीज है जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल और सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल से मैच करती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एम्स में आया था जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ओके, तो अभी कुछ टेक्निकल रीजन से मैं क्वेश्चन नहीं शो कर पाऊंगा आपको, लेकिन कल मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्लियर हो गया। अब कहती क्या ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बैक्टीरिया क्या हुआ, एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को खा लिया, मतलब ऐसा कहा जाता है। देखिए थ्योरी क्या होती है, ये सब थ्योरी हाइपोथेटिकल होती हैं, जो साइंटिस्ट अपने तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो जब एक बैक्टीरिया एनगल्फ, मतलब द अनोदर बैक्टीरिया, तो क्या हुआ, जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को खा गया, तो जो अनोदर बैक्टीरिया है, जो मतलब अंदर चला गया, जिसको खा लिया गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बन गए। ओके, हम थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे क्लियर करते हैं। जैसे कि 2 बैक्टीरिया आपके सामने है, ठीक है, ये एक पहला बैक्टीरिया है और दूसरा बैक्टीरिया, 2 इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया। देखिए आपका जो यूकैरियोटिक सेल्स बनी है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद बनी है, तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहीं ना कहीं चेंज आया होगा जब ये यूकैरियोटिक बनी है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो बिल्कुल ही प्रोकैरियोटिक सेल जैसे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो झोल था, मतलब कहीं ना कहीं तो कोई झोल झाल है। तो झोल झाल को समझने के लिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी गई, जिसको हम सेल विद इन अ सेल थ्योरी भी कहते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर, और सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाना। देखिए 2 इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया थे, कभी ऐसा माना जाता था, एक बैक्टीरिया ने क्या हुआ, दूसरे बैक्टीरिया को खा गया, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को खा गया। तो एक बैक्टीरिया ने जब दूसरे बैक्टीरिया को, जब दूसरे बैक्टीरिया को खा गया, तो क्या हुआ कि वो पहला बैक्टीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को खा गया, हम ऐसा मानते हैं कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को खा गया। अब जो दूसरा बैक्टीरिया था, ऐसा मानते हैं कि वही दूसरा बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो फ्यूचर में क्या हुआ होगा कि ये फ्यूचर में ये दोनों डिवाइड हुए होंगे, डिवाइड होने से इनके नंबर्स बढ़े होंगे, और ये जो दूसरा बैक्टीरिया था ये फर्स्ट बैक्टीरिया का पार्ट बन गया और दोनों आराम से रहते थे। और लेटर ऑन यही जो सेकंड बैक्टीरिया था, ये अब सेकंड जो बैक्टीरिया था, यही जो सेकंड बैक्टीरिया था, यही लेटर ऑन ऐसा मानते हैं कि यही सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल में कन्वर्ट हुआ, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक सेल ऑर्गन बन गया। तो जो पहला बैक्टीरिया था, वो पहला बैक्टीरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला बैक्टीरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक तरह का बहुत बड़ा बैक्टीरिया है जो कि लेटर ऑन ये यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हुआ होगा, और जो सेकंड बैक्टीरिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए मतलब बैक्टीरिया की जैसी सिमिलरिटी है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैक्टीरिया की जैसे अगर सिमिलरिटी है दोनों के अंदर, तो इसका मतलब तो यही हुआ होगा ना कि इसका मतलब तो यही हुआ होगा कि जो बैक्टीरिया ही कन्वर्ट हुआ है प्रोकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका मतलब एक बैक्टीरिया जब दूसरे बैक्टीरिया को खा गया, तो उसको जो दूसरा बैक्टीरिया था जो पहले बैक्टीरिया के अंदर चला गया, वही दूसरा बैक्टीरिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल में कन्वर्ट हो गया, और कन्वर्ट होने के बाद में वही बैक्टीरिया की तरह बिहेव करने लगा। तो मतलब ये सेल विद इन सेल थ्योरी, मतलब देखिए एक सेल के अंदर दूसरी सेल है तो उसको सेल विद इन सेल थ्योरी भी कहते हैं। एंडोसिम्बायोटिक मतलब दोनों सेल, देखिए दूसरा बैक्टीरिया पहले बैक्टीरिया के अंदर है, दूसरा बैक्टीरिया पहले बैक्टीरिया के अंदर है, और दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला, सिम्बायोटिक बोला, ठीक है। और एंडो का मतलब एक अंदर है, क्लियर हो गया।
अब एंडोसिम्बायोटिक जो लाइक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग दो तरीके के सेल ऑर्गेनल हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा माने तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स ही रही हैं, कहीं ना कहीं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स ही रही हैं, और आज के टाइम पर जिसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दे रिसेंबल विद द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी ऐसा किसी ने देखा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन थ्योरी का किसी ना किसी चीज के साथ तो रिलेशन रहा है, जब ये एक दूसरे की सिमिलरिटी दिखाते हैं। जैसे कि अगर दो जुड़वा भाई हैं, अगर दो जुड़वा भाई हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे तो है नहीं कि जुड़वा भाई अपने आप आ गए एक फैमिली से एक दूसरी फैमिली से और दोनों जुड़वा हो गए, ऐसा थोड़ा पॉसिबल है। दोनों एक ही फैमिली के होंगे जब भी तो जुड़वा है। अब प्रोकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जुड़वा है, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका ओरिजिन तो सेम ही है, कहीं ना कहीं तो मतलब कहीं ना कहीं तो पास्ट में कहीं ना कहीं तो इन दोनों का कनेक्शन रहा है। यही कनेक्शन वो थ्योरी बताती है। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो कि आपके सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, सबसे पहले जान लीजिए ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो यूकेरियोटिक सेल्स में इनका मेन काम होता है एटीपी का प्रोडक्शन करना। मतलब ये रेस्पिरेशन करने में मदद करता है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने में, मतलब अब माइटोकॉन्ड्रिया सांप बाहर निकल के सांस लेने नहीं आता। माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन आप लेते हो ना, उस ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज करता है, ठीक है, और उसे एटीपी बनाने में मदद करता है। देखिए आप जब सांस लेते हो तो क्यों सांस कहते हैं हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी की सेल्स तक पहुंचती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया उसका यूटिलाइज करता है, और फिर आपके जो ग्लूकोज है उसको तोड़कर ऑक्सीजन की मदद पे तोड़कर उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है, मतलब एनर्जी बनाता है। इसलिए हमें ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर आप आज तक आप पढ़ते होंगे कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी बहुत जरूरी बहुत जरूरी बहुत जरूरी है, बट क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन जब आप लेते हैं, वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचती है, और आपकी बॉडी में प्रेजेंट हर सेल में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन उनको तोड़ता है, और तोड़कर उससे एनर्जी निकालता है, और एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर आपने ऑक्सीजन नहीं लिया तो आपके कंपाउंड ब्रेक डाउन नहीं होंगे, और आपके कंपाउंड ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप कैसे रहोगे, है ना? तो चलिए सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया शुरू करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल है। और अगर देखिए एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, एक सेल के अंदर हमेशा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और डिपेंड करता है कि वो सेल की फिजिकल एक्टिविटी क्या है। क्योंकि एक माइटोकॉन्ड्रिया और किसी भी रीजन से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया या काम करना बंद कर गया या खराब हो गया, कुछ भी हो गया, डैमेज हो गया, तो भैया वो तो सेल ही खत्म हो जाएगी, सेल का अपना फंक्शन कैसे करेगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा उनकी कॉपीज रखी जाती है। ओके, इन माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आपको देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देंगे जब तक कि उनको स्टेन नहीं करोगे। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं कि अगर आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो कभी भी आपको अलग से नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और जो साइटोप्लाज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक होता है। तो जैसे क्या होता है, आप देखने की कोशिश करो कि मतलब घुला हुआ होता है माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म, जब आप देखने की कोशिश करोगे तो आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी दिया था एग्जांपल ऐसे ही। तो उनको देखने के लिए क्या करते हैं, अब कई बार चोर छुप जाते हैं, तो उनको अलग करने के लिए हमें कुछ तो तरीका अपनाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, उसमें हम सॉल्यूशन पे हम सेल के ऊपर डाल देते हैं जेनस ग्रीन। मतलब आपको चोर पकड़ना है, चोर छुप गया है साइटोप्लाज्म में, आपको चोर को पकड़ना है। आपने चुपचाप से क्या किया, उसके चोर को पकड़ने के लिए सेल में डाल दिया जेनस ग्रीन। ये जेनस ग्रीन क्या करता है, चुपचाप से जाके माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन कर देगा, कलर कर देगा उसको। और जैसे ही आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो आपको जेनस ग्रीन है ना की वजह से वो माइटोकॉन्ड्रिया आपको कलरफुल दिखाई देगा। और जब वो कलरफुल दिखाई देगा ना तो आपको पहचान में आ जाएगा कि चोर पकड़ा गया, ठीक है। तो क्या होता है, बेसिक रीजन क्या है कि आप अलग नहीं देख सकते, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से होता है। तो दोनों एक ही तरीके के लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, मतलब आपस दोनों एक ही मतलब दोनों एक ही तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। जब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एंगल होता है वो एक ही बनाते हैं, तो आप दोनों का डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए जेनस ग्रीन डालने से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, तो अलग से आपको कलरफुल एक आइटम दिखाई देता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जेनस ग्रीन को यूज किया जाता है फॉर द स्टेनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of cell। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपकी सेल जो है वो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है, मतलब वो सेल फॉर एन एग्जांपल
अगर एग्जांपल लेके चलें कि अगर मान के चलो, अगर आपकी वो सेल एग्जांपल के लिए अगर आपकी मस्कुलर सेल्स हैं, मस्कुलर सेल्स है तो मस्कुलर सेल्स में क्या होता है कि लगातार आपकी मसल्स काम करती है, तो लगातार मसल्स काम करेंगी तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। ओके, तो क्योंकि लगातार काम करे तो लगातार आपको एनर्जी चाहिए, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। अगर कहीं पर भी लाइक आपको मैंने बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहां पे भी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके किडनी के नेफ्रॉन के एक पार्ट में होता है, ठीक है, जो हेनले लूप होता है छोटा सा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो जहां पर भी आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा होंगी, जहां पर आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हमेशा ज्यादा होगा ही होगा। आपके जैसे कि मसल्स हैं, तो चाहे वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी, उनको लगातार काम करना है। अब हार्ट सेल है, अगर हार्ट सेल को भी अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम दे दोगे तो बेचारा तो वैसे काम करना बंद कर देगा, तो वहां पर ज्यादा होती है। सही है। अब आपकी हेयर्स है, हेयर क्या पता है, हेयर की ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती है, तो वहां पे हेयर में इतनी जरूरत नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम रहता है। तो उसी तरीके की डिपेंडेंसी होती है कि कहां पर काम ज्यादा है, कहां पर काम कम है। ये तो एनर्जी के सोर्स है, जहां पर ज्यादा होगा काम, वहां पर एनर्जी ज्यादा होगी। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज आल्सो ऑब्जर्व। कहने का मतलब है कि शेप मतलब, कहने का मतलब अगर आप शेप देखें या साइज देखें तो आपको वैरायटी, वेरिएबिलिटी दिखाई देगी। किसी में आपको डिफरेंट शेप का दिखाई देगा, किसी में आपको डिफरेंट शेप और साइज का दिखाई देगा। देखिए, वो डिपेंड करता है कि वेरिएबिलिटी क्या होता है। ये जो वेरिएबिलिटी होती है कई बार फंक्शंस पे डिपेंड कर जाती है, और कई बार सेल्स टू सेल भी वेरी करती है। तो आप अगर आपसे पूछे कि वेरिएबिलिटी किस पे डिपेंड करती है साइज और शेप की, तो या तो वो सेल के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, या फिर उनके फंक्शंस पे भी डिपेंड कर सकती है। क्लियर। सबसे पहले इसको कॉलिकर ने देखा था। कॉलिकर एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले कॉलिकर ने देखा था, उसको बोला था सार्कोसोम, इसको सार्कोसोम बोला। फिर बेंडा ने उसको बाद में माइटोकॉन्ड्रिया उसका नाम दिया। ठीक है, बेंडा वर्ड इंपॉर्टेंट है, बेंडा वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो बेंडा ने उसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली लैटिन वर्ड है। ओके, टिपिकली एक सॉसेस शेप का होता है, ठीक है, या फिर सिलेंड्रिकल होता है, और इसका जो डायमीटर होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, या फिर 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर होता है। तो अगर आप सॉसेस शेप अगर आप देखेंगे, ऐसा सॉसेस शेप होता है, ठीक है, इस तरह का शेप का होता है। मतलब कहने का, अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, ठीक है, कुछ सॉसेज शेप का होता है या फिर सिलेंड्रिकल शेप का होता है। डायमीटर जनरली इनका होता है 0.1 से 1 माइक्रोमीटर या 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ये दो डिफरेंट शेप आपके साइज मिल सकते हैं। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया में पार्ट्स देखें, स्ट्रक्चर वाइज स्टडी करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिलेगा आपको, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, जिसे मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जितनी आप इसमें ध्यान रखना, दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर भी होती है, इनर भी होती है, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए होता है। इसको सेफ्टी करने के लिए दो मेम्ब्रेन होती है। पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। दोनों के बीच का स्पेस होता है, इसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, या फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं इसको, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी क्या होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ क्या होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डेड हो जाती है, अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इनफोल्डेड हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये क्रिस्टी इंपॉर्टेंट होती है अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो उससे फायदा क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाया क्यों जाता है, सरफेस एरिया क्या होता है, ये तो आई थिंक आपको पता ही होना चाहिए सरफेस एरिया क्या होता है। अब सरफेस एरिया क्यों बढ़ाया जाता है, अंदर की तरफ क्यों बढ़ाते हैं, बाहर की तरफ क्यों नहीं बढ़ा देते, तो बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो ये जो वन, दिस इज लाइक द वन फोल्डिंग, द वन क्रिस्टी, सेकंड फोल्डिंग, थर्ड फोल्डिंग, फोर्थ फोल्डिंग, दैट्स अ क्रिस्टी। मैट्रिक्स, अंदर का जो फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। क्लियर। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर बेटा राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम होता है, डबल सर्कुलर स्टैंडर्ड डीएनए होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और आरएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं, और कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम, क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, यहाँ पे रेस्पिरेटरी का कहने का मतलब क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये सांस लेने में मदद करता है, माइटोकॉन्ड्रिया सांस लेने में मदद नहीं करता, ये तो एक्चुअली आपकी ली गई ऑक्सीजन को ये रियल में ये यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी हर सेल तक सांस को, ऑक्सीजन को पहुंचना बहुत जरूरी होता है।
ओके, मैट्रिक्स क्या होता है? फ्लूइड होता है जो कि अंदर, जैसे साइटोप्लाज्म जैसा फ्लूइड होता है, जैसे साइटोप्लाज्म वैसा मैट्रिक्स होता है। क्लियर हो गया? राइबोसोम जरूरी होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि क्या होता है, आप देखिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एंजाइम चाहिए तो कुछ एंजाइम राइबोसोम बनाने में मदद तो करेगा। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि जहां पर डीएनए होता है वहां पे आरएनए तो कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता ही है। और क्या होता है कि जब राइबोसोम से प्रोटीन बनाया जाएगा तो राइबोसोम से प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और राइबोसोम है तो आरआरएनए भी होगा, और जब प्रोटीन बनाएगा तो टीआरएनए भी होगा, तो आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इसलिए हर किसी को ना कोई एक पर्टिकुलर रीजन के साथ प्रेजेंट रहता है, ऐसे कोई फालतू चीज नहीं प्रेजेंट हो जाती। Each mitochondria is a double membrane bounded structure। अब हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन के बारे में। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। मतलब बाहर की एक मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, और उसकी अंदर की इनर मेम्ब्रेन। और ये होता है यहाँ का, जैसे अगर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे आप देखेंगे ये इनर आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और ये क्या होगा, ये हो गया मैट्रिक्स हो गया। तो ये मैट्रिक्स हो गया, तो क्लियर हो गया, तो ये मैट्रिक्स हो गया। अब दोनों के बीच का जो स्पेस है, मतलब ये जो बीच का स्पेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। तो देखेंगे हमको वन बाय वन अच्छे से। ओके, चिंता मत कीजिए। ओके ओके, ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है। ओके, और दोनों के बीच का स्पेस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। और आपके ध्यान रखना, ये जो दिख रहा है ना फोल्डिंग, ये क्रिस्टी होती है। अब ये फोल्डिंग से क्या फायदा होता है, क्रिस्टी का क्या काम होता है? ये फोल्डिंग से आपको, फोल्डिंग है तो मतलब कोई ना कोई तो फायदा होगा ना, जब भी तो फोल्डिंग है। हर एक फोल्डिंग को हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, और जो नंबर ऑफ क्रिस्टीज बढ़ जाते हैं तो हमको क्रिस्टा कहा जाता है। ओके, अब कुछ कुछ वेरिएशंस हैं जिनको जानना में बहुत जरूरी है आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल होती है, मोर परमेबल होती है, और इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है। और एक चीज याद रखना, इनकी जो मेम्ब्रेन का वही सेम लाइपोप्रोटीन वाला स्ट्रक्चर होता है जो लिपिडोप्रोटीन का होता है, कि मतलब आपकी हेड रीजन होता है, टेल रीजन होता है, हेड के अंदर ग्लिसरॉल आपके फॉस्फेट होता है, नीचे के अंदर फैटी एसिड्स की टेल होती है। तो सेम वही जो कंटेंट होता है वो भी इसका भी होता है। और दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, ध्यान रखना, उसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ये मोर परमेबल होता है, ये लेस परमेबल होता है। ध्यान रखना, परमेबिलिटी का एक्चुअली जो बेसिक रीजन है ना, वो लिपिड और प्रोटीन के प्रोपोर्शन से होता है, ठीक है। वो हम बताऊंगा मैं आपको कि लिपिड और प्रोटीन की कंपोजिशन को चेंज होने से परमेबिलिटी जनरली चेंज हो जाती है। ओके, क्योंकि क्या होता है, लिपिड जनरली क्या परमेबल नहीं है बहुत चीजों के होने के लिए। अगर मान के चलो किसी में अगर लिपिड ज्यादा है और प्रोटीन कम है तो वो लेस परमेबल है, और किसी में प्रोटीन ज्यादा है और लिपिड कम है तो मोर परमेबल है। तो अगर मतलब आउटर मेम्ब्रेन का कहने का मतलब है, आउटर मेम्ब्रेन तो प्रोटीन का कंपोजिशन ज्यादा है, लिपिड का कंपोजिशन कम है, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये लेस परमेबल है, तो मतलब लिपिड का कंपोजिशन ज्यादा है, प्रोटीन का कंपोजिशन कम है। और यही लेस परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट काम आती है। ये जो लेस परमेबिलिटी है ये इंपॉर्टेंट काम आएगी आपके सेल रेस्पिरेशन में, ठीक है। हम पढ़ेंगे जब देखेंगे ये इसकी इनर मेम्ब्रेन की लेस परमेबिलिटी बहुत मतलब कुछ फैक्टर्स को इफेक्ट करती है। इसके अलावा जो आपके आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसमें कंटेंट पोरिन्स होते हैं, जो कि मतलब पोरिन्स प्रोटीन होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल्स, पोरिन्स मतलब जैसे होते हैं ना आपके जो चैनल होते हैं, आयन चैनल, जिनके थ्रू कोई भी कंटेंट आ जा सकता है, उसे हम पोरिन कहते हैं यहाँ पर। और दोनों के मेम्ब्रेन पे स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, ध्यान रखना, दोनों की जो मेम्ब्रेन होती है आउटर और इनर, दोनों पे स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। ओके, तो मतलब दोनों के साथ स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड होते हैं। हर आउटर मेम्ब्रेन पे डिफरेंट एंजाइम्स होंगे, इनर मेम्ब्रेन पे डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। अगर आप आउटर मेम्ब्रेन के साइड के एंजाइम देखेंगे तो इसमें होता है फैटी एसिड कोल एंजाइम लाइगेज एंजाइम, मतलब फैटी एसिड को लाइगेट करने के लिए होता है, फैटी एसिड को एंजाइम लाइगेज होता है। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, जो फैटी एसिड को एंजाइम लाइगेज होता है, ये फैटी एसिड और को एंजाइम को जोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है वो फैटी एसिड को लाइगेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, फैटी एसिड और को एंजाइम को जोड़ने वाला एक एंजाइम होता है, इसे हम इसी ये होती है यहाँ पर होता है। अब ये फैटी एसिड्स और कोएंजाइम क्या होते हैं बाद में देखेंगे। लाइगेज मतलब जोड़ना होता है, तो ये सिर्फ कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर सरफेस पे होते हैं। इनर सरफेस पे आप देखोगे वहां पे एटीपेज होता है। एटीपेज का काम क्या होता है, एटीपी बनाना। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन में मदद करना, जैसे कि ऑक्सीजन को तोड़ना, ऑक्सीजन के थ्रू बहुत सारे कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए हर एक स्टेप पे एंजाइम्स की जरूरत होती है, उनको हम रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे जब सेल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो कौन कौन से एंजाइम चाहिए होते हैं।
सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ये वो एंजाइम होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन पे एसोसिएट होता है, और ये एंजाइम मार्कर एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन का, क्योंकि जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं ना, ये सारे के सारे एंजाइम्स रेस्पिरेशन के जितने भी एंजाइम्स हैं, सारे के सारे जो रेस्पिरेशन के एंजाइम सब मैट्रिक्स में होते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना रेस्पिरेटरी एंजाइम, ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एस नहीं होगा, सिर्फ एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कहने का मतलब क्या है, सॉरी, कहने का मतलब क्या है कि आपका जो जैसे फॉर एन एग्जांपल कि ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ मैट्रिक्स है जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं जो कि रेस्पिरेशन मदद करते हैं। उनमें से केवल एक ही रेस्पिरेटरी एंजाइम ऐसा है जो इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, तो केवल एक ही एंजाइम्स होंगे तो एस नहीं होगा, यहाँ पे केवल एक सिंगल एंजाइम आएगा जो कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है, ठीक है। और एटीपेज एंजाइम इसलिए होता है क्योंकि वो एटीपी बनाने में मदद करता है, क्योंकि ईटीएस इसी के ऊपर चलता है, ठीक है। एटीएस अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम सब हम पढ़ेंगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वहां पर देखेंगे हम। अब जब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिलकर मतलब पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर का कंटेंट है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि ये एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लियर हो गया। अब सेल का और इसका न्यूक्लियस है एग्जांपल के लिए, तो ओके, अब ये मान के चलो यहाँ पे तो क्या है, साइटोप्लाज्म है, क्लियर हो गया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। अब अंदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया जिस साइटोप्लाज्म के एरिया को कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं, ल्यूमन। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्या करता है, ल्यूमन को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देगा, एक आउटर कंपार्टमेंट, एक इनर कंपार्टमेंट। ल्यूमन मतलब क्या होता है, वो एरिया जो माइटोकॉन्ड्रिया कवर करता है, उस मतलब सिंपल लैंग्वेज में वो एरिया जो वो साइटोप्लाज्म का एरिया जो माइटोकॉन्ड्रियन अपने अंदर कवर कर लेता है उसको ल्यूमन कहते हैं। अब ये ल्यूमन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो कंपार्टमेंट होता है उसे कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट, और जो बीच अंदर की तरफ होता है वो होता है इनर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट। तो अब ये मत कंफ्यूज होना कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट है वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के जैसा, मतलब जो अंदर कंपार्टमेंट्स हैं। देखिए कंपार्टमेंट कहने का मतलब है ल्यूमन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ल्यूमन हो गया, एक ल्यूमन क्या हो गया, एक ल्यूमन हो गया जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, ये पहला ल्यूमन हो गया। एक ल्यूमन हो गया जो सिर्फ इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, ये दूसरा ल्यूमन हो गया। मतलब दो ल्यूमन हो गए, दो अलग कंपार्टमेंट्स हो गए। सेकंड ल्यूमन को हम क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट, और पहले ल्यूमन को हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट, जो कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ही होता है। और इनर, आप ऐसा कह सकते हो कि इनर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट के अंदर मैट्रिक्स होता है, और इसी मैट्रिक्स में राइबोसोम होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, आरएनए होता है और एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही था, सर माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक चीजें हम देख रहे थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। देखिए चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, बस वो हम कैसे उस चीज को लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो चीजों को बोर या फिर कहने का मतलब उस तरीके से मत पढ़िए कि आपको सिर्फ सिलेबस कवर करना है, नहीं, आपको पढ़ना है अपनी हिम्मत से, मन से, दिमाग से। दोनों का जब वो दिल और दिमाग का जब कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है ना, तो समझ के चलिए कोई भी चीज टफ नहीं होती, बस हमें दिल और दिमाग के कोऑर्डिनेशन को बनाना है। चलिए बेटा, मिलेंगे हमसे हम नेक्स्ट लेक्चर में विद द फर्दर टॉपिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। धन्यवाद।